Hello students, till now we were dealing with basic mathematics which is required to understand physics. Now we begin our first unit which is physical world and measurement. तो इसको आप समझिए कि सबसे पहली बात फिजिकल वर्ल्ड है क्या। तो फिजिकल वर्ल्ड का मीनिंग ये हुआ कि आपके सराउंडिंग में यानी जिस दुनिया में आप रहते हैं उसको फिजिकल वर्ल्ड कहा जाता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। आपके ऑल अराउंड जो भी आपको कुछ दिखाई देता है, ठीक है, जो भी कुछ प्रेजेंट है, तो इसको बोला गया है फिजिकल वर्ल्ड। ठीक है। अच्छा, मेजरमेंट का मीनिंग बेसिकली होता है कंपैरिजन का प्रोसेस। मेजरमेंट यानी आप सिंपल लैंग्वेज में कहें नाप तोल करना, यानी मेजरमेंट करने के लिए हमें कंपैरिजन करना पड़ता है। ठीक है, कोई स्टैंडर्ड क्वांटिटी होती है आपके पास में, मान लीजिए ये कोई, लेट मी कॉल दिस पेन एज ए रोड। ठीक है, और उन्होंने डिसाइड किया कि हम इस लेंथ को 1 मीटर बोलेंगे। ठीक है, सबने एक्सेप्ट कर लिया ये। उसके बाद अगर मान लीजिए मुझे इस पेन की लेंथ को मेज़र करना होगा तो मैं इससे कंपेयर करूँगा, यानी इससे कंपेयर करूँगा मैं, और उसके बाद से मैं डिसाइड करूँगा कि ये 1 मीटर है लेकिन 1 मीटर से स्लाइटली ज़्यादा है। ठीक है, तो उसको भी मेज़र किया जा सकता है। बट मेजरमेंट इज़ ए प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन। तो फिज़िकल वर्ल्ड के अंदर क्या होता है कि काफ़ी सारी क्वांटिटीज़ हम नोटिस करते हैं, काफ़ी सारी क्वांटिटीज़ हम देखते हैं, और ये क्वांटिटीज़ रेगुलर बेसिस पर हमारी डेली लाइफ में यूज़ की जाती है। ठीक है, आप अपने रूम की वॉल्यूम के बारे में पता कर सकते हैं। आप फ्लोर है या रूफ है उसका आप एरिया फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह से आपको वेट या मास की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये कुछ क्वांटिटीज़ हैं जिनकी हमें रिक्वायरमेंट होती है। सो फिज़िकल वर्ल्ड के अंदर यहाँ पर सबसे पहली जो टर्म आती है वो यही आती है कि एक फिज़िकल वर्ल्ड में फिज़िकल क्वांटिटी क्या है। सो फिज़िकल क्वांटिटी का मीनिंग क्या हुआ? फिज़िकल क्वांटिटी का मीनिंग ये हुआ ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसका आप मेज़रमेंट कर सकें, ऐसी क्वांटिटी जिसको आप मेज़र कर सकें। ठीक है, उसको हम बोलते हैं फिज़िकल क्वांटिटी दैट कैन बी मेज़र्ड। आप किसी माउंटेन की हाइट को मेज़र कर सकते हैं। सो हाइट इज़ ए फिज़िकल क्वांटिटी। आप फाइंड कर सकते हैं कि आपने किसी बॉडी पर कितनी फोर्स एक्सर्ट की। सो फोर्स इज़ ए फिज़िकल क्वांटिटी। आप अपना वेट फाइंड कर सकते हैं। सो वेट इज़ ए फिज़िकल क्वांटिटी। ओके, सो आप फाइंड कर सकते हैं कि आप बाइक या फिर आपकी कार है वो कितनी स्पीड से रन कर रहे हैं, कितनी स्पीड से चला रहे हैं। तो उस केस में जो स्पीड है वो एक फिज़िकल क्वांटिटी है। सो दैट कैन बी मेजर्ड। इस तरह की क्वांटिटीज़ को कहा जाता है फिज़िकल क्वांटिटीज़। इस तरह की क्वांटिटीज़ भी होती है जिनको मेज़र नहीं किया जा सकता, जैसे हम हमारे इमोशंस को मेज़र नहीं कर सकते, तो वो फिज़िकल क्वांटिटी की कैटेगरी में नहीं रखा जाता, इसीलिए उनको फिज़िक्स में स्टडी नहीं किया जाता। ठीक है, क्योंकि फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं उनको हम मेज़र कर सकते हैं। तो फिज़िक्स बेसिकली इन्वॉल्व करती है मेज़रमेंट के प्रोसेस को। यहाँ हमें प्रिसाइज होना पड़ता है, इसलिए जिन क्वांटिटीज़ के बारे में आप नहीं बता सकते हैं तो उनको यहाँ इन्वॉल्व नहीं किया जाता। ठीक है, अब फिज़िकल क्वांटिटीज़ है बेसिकली वो आपको 3 तरह की देखने को मिलती हैं। ठीक है, सो 2 तरह की फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में ऑलरेडी आपको पता है। कौन कौन सी क्वांटिटीज़ है? स्केलर क्वांटिटीज़। स्केलर क्वांटिटीज़ के बारे में आपको पता है, वो क्वांटिटीज़ जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है ना, जिनके लिए डायरेक्शन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, उनको स्केलर बोलते हैं। उसके बाद में वेक्टर क्वांटिटीज़, जिनकी सिर्फ मैग्नीट्यूड सफिशिएंट नहीं होगा, आपको क्वांटिटी की डायरेक्शन भी स्पेसिफाई करनी होगी। उसके बाद से कुछ क्वांटिटीज़ है जिनका सिर्फ और सिर्फ क्या होता है,
न्यूमेरिकल वैल्यू, ऐसी क्वांटिटी जिनकी सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, इन क्वांटिटीज़ को आपने पढ़ा है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। 10th क्लास में आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्टडी किया था और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वहाँ डिफाइन किया गया था म्यू इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब म्यू जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज़ ए फिजिकल क्वांटिटी, बट इसकी कोई यूनिट नहीं है क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से यहाँ भी मीटर पर सेकेंड, यहाँ भी तो वो कैंसिल हो गया, तो उसकी यूनिट नहीं है। ऐसे एक टर्म आपने स्टडी की होगी 9th में, रिलेटिव डेंसिटी। सो रिलेटिव डेंसिटी इज ऑल्सो एक सच ए क्वांटिटी विच ओनली हैव न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, अब दोनों डेंसिटीज़ है, ठीक है, तो यूनिट्स कैंसिल हो गई। सो रिलेटिव डेंसिटी विल हैव ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू, but yes they can be measured, that is why we put them in this category of physical quantity. okay, अब देखिए क्या किया गया है कि क्वांटिटीज़ तो फिजिक्स के अंदर काफ़ी सारी हैं, ठीक है, काफ़ी सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं विच विल टेक ए लॉट ऑफ टाइम इफ़ वी स्टार्ट टू कवर देम। सो अभी हम ऐसा कर लेते हैं कि ये समझते हैं कि इन क्वांटिटीज़ में क्या सभी क्वांटिटीज़ को सेम कैटेगरी में रखा जाता है या फिर कुछ स्पेसिफिकेशन है जिसके बेस पर उनको अलग किया जाता है। यहाँ तो मैं बता चुका आपको स्केलर, वेक्टर और न्यूमेरिकल वैल्यूज़ इन क्वांटिटीज़ की होती है, बट स्टडी करने के लिए किस बेसिस पर उनको सेपरेट किया गया है। देखिए यहाँ पर उन्होंने बोला कि कुछ जो क्वांटिटीज़ हैं वो क्वांटिटीज़ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है, कुछ क्वांटिटीज़ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का मीनिंग क्या होता है? फंडामेंटल क्वांटिटी का मीनिंग ये हुआ कि ये जो क्वांटिटीज़ है ये बेस है, यानी कि आप इन क्वांटिटी, ये जितनी भी क्वांटिटीज़ बनी हुई है वो इन्हीं क्वांटिटीज़ के बेसिस पर बनी हुई है। ये वो क्वांटिटीज़ है जिनको आप ये मानकर चलिए कि और ज़्यादा स्प्लिट नहीं कर सकते हैं। इन क्वांटिटीज़ को आप यूँ नहीं कर सकते कि भाई मैं इस फार्मूले का यूज़ करके और तब मैं फाइंड करूँगा। एक्चुअल में ये बेसिक क्वांटिटीज़ है जो जिनको और ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता, जिनको और ज़्यादा आसान नहीं बनाया जा सकता। या फिर अब सिंपल लैंग्वेज में ऐसे समझिए कि जैसे आप जब इंग्लिश स्टडी करते हैं, एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, तो जब आप इंग्लिश स्टडी करते हैं तो आपके पास में जैसे फॉर एग्जांपल एक पैराग्राफ होता है, ठीक है, पैराग्राफ है कोई भी, ठीक है, उस पैराग्राफ के अंदर वो पैराग्राफ किससे मिलकर बना हुआ है? सेंटेंसेस से। और सेंटेंसेस किससे मिलकर बने हुए हैं? वर्ड्स से। और वर्ड्स किससे मिलकर बने हुए हैं? अल्फ़ाबेटिकल लेटर से। सो वहाँ पर जो अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स हुए ये बेसिक हैं, मतलब इनको और सिंप्लीफाई नहीं कर सकता। यानी कि मैं एक वर्ड को तो सेंटेंस में डिवाइड कर दूंगा, ठीक है, वर्ड को आप सेंटेंस में डिवाइड कर देंगे, फिजिक्स है उसको आप वर्ड्स में डिवाइड कर देंगे, लेटर्स में डिवाइड कर देंगे। ये आपने फिजिक्स को लेटर्स में डिवाइड किया। अब ये इंडिविजुअल अलग अलग लेटर हुए, इसमें जो पी यहाँ पर हमने लेटर यूज़ किया, आप इसको और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ ऐसी है जिनको और सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के अंदर यहाँ बात करें, टोटल 7 क्वांटिटीज़ को रखा गया है। 7 क्वांटिटीज़ है जो इस कैटेगरी के अंदर आती है। सो आई होप आपको पता भी होगा, और एक बार हम अगर पता है तो अच्छी बात है, एक बार हम इसको जल्दी से रिवाइज़ कर लेते हैं। देखिए जैसे कि मास है, ठीक है, मास, उसके बाद से लेंथ है, ठीक है, देयर आफ्टर टाइम, मास, लेंथ, टाइम, उसके बाद से टेम्परेचर, उसके बाद से करंट, उसके बाद से अमाउंट ऑफ सब्सटेंस,
और लास्ट में हम यहाँ पर रखते हैं लुमिनस इंटेंसिटी। सो दिस इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवन्थ। सो ये 7 क्वांटिटीज़ हैं जिनको फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की कैटेगरी में रखा गया है। तो आप मानकर चलिए कि दुनिया में, फिज़िकल वर्ल्ड में और जो क्वांटिटीज़ बच गई वो सब क्वांटिटीज़ इन्हीं क्वांटिटीज़ से मिलकर बनी हुई है। जैसे इंग्लिश के अंदर जितने भी सेंटेंसेस हैं वो 26 अल्फ़ाबेटिकल लेटर से मिलकर बने हुए हैं। इसी तरह से जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं फिज़िकल वर्ल्ड में वो सभी इन्हीं क्वांटिटीज़ से मिलकर बनी है। इज़ दैट क्लियर? नेक्स्ट मैं एक एग्जांपल लेना चाहता हूँ। जैसे कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ तो मैं आपको बता चुका है ना, तो बाकी जो बच गई क्वांटिटीज़, क्योंकि क्वांटिटीज़ तो आपने काफ़ी सारी सुनी है, इसके अलावा भी आपने एक्सेलरेशन पढ़ा होगा, मोमेंटम स्टडी किया होगा, फोर्स स्टडी किया होगा, है ना, इम्पल्स भी आपने पढ़ा होगा, तो बहुत सारी क्वांटिटीज़ हैं। तो ये जो क्वांटिटीज़ आती है ये कौन सी कैटेगरी के अंदर रखी गई है? इनको रखा गया है डिराइव्ड क्वांटिटीज़ की कैटेगरी में। सो डिराइव्ड का डायरेक्ट सा मीनिंग ये होगा कि वो क्वांटिटीज़ जो पूरी तरह से डिपेंड करती है किन पर? फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पर। यानी ये क्वांटिटी बनेंगी तो इन्हीं क्वांटिटीज़ के कॉम्बिनेशन से बनेंगी, इन्हीं की हेल्प से बनेगी, आप इसको ऐसे समझिए। और इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं तो देखिए, उसके लिए हम बात कर लेते हैं। चलिए हम अभी बात करते हैं पहले किसकी? वेलोसिटी की बात कर लेते हैं या फिर स्पीड की बात कर लेते हैं, विच विल बी आई थिंक वेरी सिंपल। स्पीड इक्वल्स टू, तो स्पीड किसके इक्वल होगी? डिस्टेंस को किससे डिवाइड करना होता है हमें? टाइम से। डिस्टेंस को टाइम से आप डिवाइड करते हैं तब आपको मिलती है स्पीड। ठीक है, अब यहाँ देखिए आपने स्पीड को डिफाइन करने के लिए हेल्प ली है टाइम की, उसके साथ आपने हेल्प ली है डिस्टेंस के। डिस्टेंस बेसिकली इज़ लेंथ। ओके, डिस्टेंस जो है वो बेसिकली लेंथ होगी। तो आपने यहाँ पर स्पीड को एक्सप्रेस करने के लिए लेंथ का यूज़ किया, उसके अलावा टाइम का यूज़ किया। ठीक है, अब लेंथ की बात करें और टाइम की बात करें तो ये कौन सी क्वांटिटीज़ के अंदर आती है? फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के अंदर। सो इस तरह से जो क्वांटिटीज़ होती है डिराइव्ड क्वांटिटीज़ वो इन पर डिपेंड करती हैं। आप इसके लिए और एग्जांपल लेना चाहें तो उसके लिए मैं एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ यहाँ पर डेंसिटी का। डेंसिटी ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल इज मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। ठीक है, मास को हमें वॉल्यूम से डिवाइड करना होगा एंड मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम इज़, अगर मैं यहाँ पर कोई क्यूबॉइड कंसिडर करता हूँ तो उस केस में लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो बेसिकली ब्रेड्थ भी एक तरह से लेंथ ही होती है। ठीक है, हाइट है वो भी एक तरह से लेंथ ही है। वो आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, जो सिचुएशन होती है उसके अकॉर्डिंग आप उनमें इनमें डिफरेंस करने के लिए डायमेंशंस के अंदर इनको नाम दे देते हैं कि ये लेंथ है, ब्रेड्थ, हाइट है, बट एक्चुअल में है तो लेंथ ही वो। सो देखिए डेंसिटी है वो मास पर डिपेंड करती है, लेंथ पर डिपेंड करती है, और मास और लेंथ है वो किस में आते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज़। सो टिल नाउ आई थिंक इट इज़ वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि डिराइव्ड क्वांटिटीज़ और फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या है। सो फंडामेंटल आर दीज 7 क्वांटिटीज़ while rest of the quantities except these 7 quantities are derived quantities। अब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो बनती है, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। अब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसकी कंस्ट्रक्शन जो होती है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी बनती है तो उसके अंदर क्या क्या इन्वॉल्व होता है तो उसकी बात करते हैं। देखिए अब जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इनिशियली आपको एक एग्ज़ाम्पल दे रहा था कि मैंने कहा आपको कि ये एक, जैसे ये पेन है और इसकी मुझे लेंथ को मेज़र करना है। ठीक है, सो हम इसके लेंथ को मेज़र करेंगे।
सो से हावेवर इट इज़ नॉट करेक्ट इन प्रेजेंट सिनेरियो, बट समझने के लिए आप लीजिए कि अगर इस पेन की लेंथ है 1 मीटर, आपने मेज़र किया, ठीक है। सो आपने मेज़र क्या किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने मेज़र किया है लेंथ को, यहाँ मैं शो करता हूँ, आपने मेज़र किया है लेंथ को, एंड यू सेड इट्स लेंथ इज़ 1 मीटर, ओके, सो आई राइट 1 मीटर। सो कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी जो होती है ना, उसके अंदर ये दो चीज़ें होती हैं। दो चीज़ें कौन कौन सी, मतलब एक तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आया हुआ है 1, ठीक है। इस 1 को हम बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, दिस इज कॉल्ड न्यूमेरिकल वैल्यू। मे बी अगर मैं पेन की या फिर पेन को छोड़कर किसी दूसरी लेंथ को मेज़र करता, उसमें ये लेंथ 1 मीटर ना होकर मे बी 2 मीटर होती, 5 मीटर होती, है ना, बट ये न्यूमेरिकल वैल्यू है क्वांटिटी की, ओके। सेकंड, यहाँ पर ये जो मैंने यूज़ की है मीटर, तो ये यूनिट है लेंथ के लिए, ये यूनिट है लेंथ को मेज़र करने के लिए, क्योंकि अलग अलग क्वांटिटीज़ के तो यूनिट्स अलग अलग होंगी। आपको मास मेज़र करना होगा तो वो केजी होगी उसके लिए, है ना। टाइम मेज़र करना होगा तो आप उसको सेकंड में मेज़र कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर लेंथ मीटर के साथ आप किलोमीटर में मेज़र कर सकते हैं, सेंटीमीटर में, दैट डिपेंड्स ऑन यू। बट मैं सिर्फ अभी आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर ये जो 1 आया हुआ ये न्यूमेरिकल वैल्यू है क्वांटिटी की, और ये यूनिट है। सो बेसिकली फिजिकल क्वांटिटी इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू टर्म्स। सो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, थोड़ा अगर हम बुक की तरह से आप सिंबल्स का यूज़ करें, क्योंकि आप बुक से पढ़ेंगे अगर आप, तो आपको फेमिलियर लगे। सो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है तो उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ क्यू से। क्यू इज़ सिंबल यूज्ड फॉर एनी फिजिकल क्वांटिटी, जस्ट लाइक यहाँ लेंथ थी तो मैंने कोई भी क्वांटिटी होगी तो उसके लिए क्यू सिंबल यूज़ किया है। सो दिस इज़ एन न्यूमेरिकल वैल्यू, दिस इज़ यूनिट। सो न्यूमेरिकल वैल्यू को मैं शो करता हूँ एन से, और यूनिट के लिए मैं सिंबल बनाता हूँ यू। सो क्यू इक्वल्स टू एन यू। तो जब आप पढ़ेंगे किसी भी बुक के अंदर तो आपको फिज़िकल क्वांटिटी के बारे में बताना जब शुरू करेंगे तो इस तरह से आपको समझाया जाएगा कि कोई भी क्वांटिटी है तो वो उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू होगी और साथ में यूनिट होगी। अब आप इस बात को ऐसे समझिए, एक छोटी सी बस यहाँ से और इन्वॉल्वमेंट की जाती है क्या। अब अगर मैं मीटर में लेटिस पेन की लेंथ को मेज़र कर रहा था, सो इस केस में वो 1 मीटर आई। बट सपोज़ आप इसको ऐसे समझिए कि अगर मेरे पास में जो स्केल है वो मीटर उसके अंदर ना होकर उसमें सेंटीमीटर मार्क किए गए हैं, ओके। जैसे ऐसे नहीं है कि ये 0 और यहाँ डायरेक्टली 1 मीटर है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर मीटर मार्क ना करके सेंटीमीटर से स्टार्ट किया गया है, 0 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, है ना, 50 सेंटीमीटर, इस तरह से। तो इसकी लेंथ हमें पता है कितनी होगी, वो 100 सेंटीमीटर होगी, ठीक है, अगर सेंटीमीटर में मेज़र करेंगे तो। सो लेंथ आइदर यू से 1 मीटर और यू से 100 सेंटीमीटर, बोथ आर ट्रू, नो डिफरेंस। बट डिफरेंस ये है कि यहाँ यूनिट अलग थी, यहाँ मीटर में आप मेज़र कर रहे थे और यहाँ पर आप मेज़र किस में कर रहे हैं, सेंटीमीटर में मेज़र कर रहे हैं, तो डिफरेंस तो आया, है ना, यूनिट आपने चेंज की। बट इंटरेस्टिंग थिंग इज़ दैट जब आपने यूनिट चेंज की, आप मीटर में मेज़र ना करके सेंटीमीटर में मेज़र कर रहे हो, तो न्यूमेरिकल वैल्यू भी क्वांटिटी की चेंज हुई। यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू 1 थी, यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू 100 है, यहाँ यूनिट मीटर थी, यहाँ सेंटीमीटर है। सो बट ऑफ कोर्स जो लेंथ है, जैसे इस पेन की जो लेंथ है, चाहे आप मीटर में मेज़र कीजिए चाहे सेंटीमीटर में मेज़र कीजिए, लेंथ तो सेम ही रहेगी ना, लेंथ तो उतनी रहेगी। सो 1 मीटर, दैट इज़ वाई वी राइट 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। और यहाँ सिम्बोलिक फॉर्म में, सिम्बल्स की टर्म में अगर बात करें तो उस क्वांटिटीज़ के लिए क्या सिंबल बनाए जाते हैं। जैसे क्वांटिटी तो सेम है, बट आप अगर एक यूनिट आपने कंसिडर की थी U1, तो जब आपने U1 यूनिट कंसिडर की थी तब न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ और आई थी, वो आई थी N1। अब आपने न्यूमेरिकल वैल्यू जो है, सॉरी यूनिट है, वो चेंज कर ली, सो यूनिट हो गई आपके लिए अब N2, यानी पहले आप मीटर में मेज़र कर रहे थे, अब आप सेंटीमीटर में मेज़र कर रहे हो, तो आपके पास में यूनिट जो है, सो न्यूमेरिकल वैल्यू है क्वांटिटी की, दैट विल चेंज। सो बट आफ्टर ऑल
physical quantity will remain same, so both of these two units, product of unit with numerical value will remain same, product of unit with numerical value will remain same। ठीक है, तो ये छोटी सी बात थी जो हमने समझी अभी। अच्छा, अब हम अपने मेन टॉपिक पर चलें, उससे पहले मैं आपको बताऊं, देखिए है क्या कि अलग अलग जो ऐसे समझिए कि अलग अलग जो कंट्रीज़ हैं, है ना, उन्होंने अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से क्वांटिटीज़ को, इन क्वांटिटीज़ को मेज़र करने के लिए अलग अलग तरह के सिस्टम बनाए हैं। ठीक है, तो अलग अलग तरह के सिस्टम्स में मैं एक आपके सामने, जैसे टोटल यहाँ 4 तरह के सिस्टम अपने पास में इन्वॉल्व किए गए हैं, तो मैं आपको बताऊँ। सबसे पहले एक सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं MKS सिस्टम। ठीक है, एक सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं MKS सिस्टम। सो MKS सिस्टम का मीनिंग क्या हुआ? ठीक है, हमें मेज़र करना है अभी मास, लेंथ और टाइम को। ठीक है, इनका एक्सेसिवली यूज़ होता है, बट यस, ऑल दीज 7 क्वांटिटीज़ आर विद इन द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज़, एंड आई होप आपको इन क्वांटिटीज़ की यूनिट्स भी पता हैं। सो मास को मेज़र किया जाता है किस में? अब आप कहेंगे कि मास को मेज़र करते हैं हम केजी के अंदर, बट मास को हम ग्राम में भी मेज़र करते हैं, है ना, और मास को पाउंड में भी मेज़र किया जाता है। तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पर, इसीलिए मैंने यूनिट यहाँ पर शो नहीं करी है। मास, लेंथ और टाइम, इनका हमें यूज़ करना है। सो देखते हैं कि अलग अलग तरह के जो सिस्टम बनाए उन्होंने। सिस्टम का मीनिंग ये है कि फॉर एग्जांपल मैं ये कहूँ कि मैं इन क्वांटिटीज़ के लिए इस यूनिट का यूज़ करूँगा, मतलब इस यूनिट पे मेज़र करूँगा। आप ये कहें कि मैं इन क्वांटिटीज़ के लिए किन्हीं अलग यूनिट्स का यूज़ करूँगा। तो इस तरह से अलग अलग जो कंट्रीज़ हैं, अलग अलग सिस्टम बनाए गए हैं। तो देखिए, सो एक सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं MKS सिस्टम। तो MKS सिस्टम का मीनिंग क्या हुआ? यहाँ मैंने शो किया है मास को, यहाँ शो किया गया लेंथ को, और यहाँ शो कर रहे हैं हम टाइम को। ठीक है, अब मास को MKS सिस्टम में मेज़र किया जाता है तो उसके लिए कोई यूनिट होगी। तो उन्होंने मास के लिए यूनिट है उसको कंसिडर किया केजी, लेंथ को उन्होंने कंसिडर किया मीटर, और टाइम को कंसिडर किया उन्होंने सेकंड। सो मास के लिए केजी, लेंथ को मीटर में, टाइम को सेकंड में। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं एक और सिस्टम जिसको बोला जाता है CGS सिस्टम। CGS सिस्टम। सो CGS सिस्टम में क्या होगा? CGS सिस्टम में मास को मेज़र किया जाता है ग्राम में, लेंथ को मेज़र किया जाता है सेंटीमीटर में, और टाइम को मेज़र किया जाता है सेकंड में। नथिंग न्यू, इफ़ यू सी, मास को केजी में मेज़र करते हैं MKS सिस्टम में, लेंथ को मीटर में, टाइम को सेकंड में। तो यहाँ केजी के लिए के का यूज़ हुआ है देखिए, और लेंथ को मीटर में तो यहाँ पर यूज़ किसका किया गया है? M का। टाइम को सेकंड में S का यूज़ किया गया है। CGS सिस्टम की बात करें तो लेंथ को सेंटीमीटर में, ठीक है, ये सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में, G का यूज़ किया गया, टाइम को सेकंड में, ठीक है, S का यूज़ किया गया। इसके बाद में एक सिस्टम होता है जिसको कहा जाता है FPS सिस्टम। सो FPS सिस्टम, यहाँ पर मास को मेज़र किया जाता है पाउंड में, ठीक है। उसके बाद में लेंथ को मेज़र किया जाता है फुट में, और टाइम को मेज़र किया जाता है सेकंड में। उसके नाम से भी आप समझ गए होंगे, F, ठीक है, फुट के लिए यूज़ किया उन्होंने, P पाउंड के लिए यूज़ किया, टाइम सेकंड में, ओके। इसके बाद से
अब देखिए, आप ऐसे समझिए कि अगर डिफरेंट कंट्रीज़, क्योंकि कंट्रीज़ काफ़ी सारी हैं, तो अगर सभी कंट्रीज़ अगर अपने अपने काफ़ी सारे इस तरह के सिस्टम बनाएंगी, तो कोई यहाँ पर ये मानकर चलिए कि कोई भी रिसर्च है ना, तो वो अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर अलग अलग सिस्टम्स के अंदर मेज़र की जाएगी। तो यहाँ पर क्या किया, जर्नल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मीज़र, ठीक है, ये एक इंस्टीट्यूट है, एक संस्था है मानकर चलिए, जिसका काम यही है कि साइंटिफिक वर्क जो भी होता है, जो भी रिसर्च होती है, तो उसके लिए वो कुछ स्टैंडर्ड्स डिसाइड करते हैं, कुछ रूल्स डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने एक सिस्टम बनाया जिसका नाम रखा इंटरनेशनल सिस्टम, हालांकि उसको शो करते हैं SI से, ठीक है, बट इसको वो इंटरनेशनल सिस्टम उन्होंने बनाया कि भाई ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर क्वांटिटीज़ को आप एक्सप्रेस करोगे, ये यूनिट्स आप यूज़ करोगे, इस सिस्टम का अगर आप यूज़ करोगे तो वो एक स्टैंडर्ड रहेगा सभी कंट्रीज़ के लिए, ठीक है। तो यहाँ SI सिस्टम एक तरह से आप मानकर चलिए कि जो MK सिस्टम है उसी का एक्सटेंडेड फॉर्म है। रीज़न, क्योंकि SI सिस्टम में मास को मेज़र किया जाता है किलोग्राम में, लेंथ को मेज़र किया जाता है मीटर में, और टाइम को मेज़र किया जाता है सेकंड में, ठीक है। तो आगे के लिए हालांकि हम जो भी क्वांटिटीज़ हैं बाय डिफ़ॉल्ट उनको एक्सप्रेस करेंगे SI सिस्टम के अंदर, ठीक है। हाँ, आपको ये कहा गया हो कि ये क्वांटिटीज़ आप CGS सिस्टम में कन्वर्ट करिए या CGS सिस्टम में वैल्यू बतानी है आपको, इन दैट केस यू विल यूज़ CGS सिस्टम, जहाँ मास को ग्राम में, लेंथ को सेंटीमीटर, टाइम को सेकंड में मेज़र किया जाता है। अदरवाइज़ बाय डिफ़ॉल्ट हम SI सिस्टम का यूज़ करेंगे, ठीक है। सो ये काफ़ी बेसिक सी इंफॉर्मेशन, बेसिक सी आपको नॉलेज प्रोवाइड की गई है फिज़िकल वर्ल्ड के बारे में। सो अगर मैं बात करूं यूज़ हमें कहाँ पर करना है, सबसे पहले हमें जो डिस्कशन करना होता है वो डायमेंशंस का डिस्कशन करना होता है। तो क्योंकि इनमें एक बात मानकर चलिए आपके, जब तक आपको जो क्वांटिटीज़ हैं यहाँ पर फंडामेंटल क्वांटिटीज़, मास, लेंथ, टाइम, ठीक है, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी, इनको लिया ज़रूर गया है, बट क्या होगा कि जब हम डायमेंशंस वगैरह स्टडी करेंगे तो वो डायमेंशंस में फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के बारे में बोलेंगे कि अज्यूम करिए कि हम कुछ और फंडामेंटल क्वांटिटीज़ मानते हैं। तो वहाँ पर आपको बिल्कुल नया नहीं लगना चाहिए, मैं इसलिए यहीं पर क्लियर कर रहा हूँ आपको, हाँ यही फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, नो डाउट। बट in days to come when we deal with the problems of dimensions, there they will say, let us assume that these instead of these quantities they will take something else, यानी कोई नई quantities कहेंगे कि ये fundamental quantities हैं। तो वो हाइपोथेटिकल कंडीशंस होंगी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में, बट आप ये ज़रूर ध्यान रखिए ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। इनके अलावा जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स का डिस्कशन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे।